नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सामली। आप देख रहे हैं मास्टर क्रमपाल शर्मा की कहानी भाग 1। मास्टर क्रमपाल शर्मा का जन्म 10 फरवरी साल 1952 में उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में निरोजपुर एम्मा गांव में हुआ था। वर्तमान समय में यह गांव उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की खेकड़ा तहसील के अंतर्गत आता है। बचपन से ही क्रमपाल शर्मा जी को संगीत से बहुत लगाव था, क्योंकि उन दिनों मास्टर क्रमपाल शर्मा जी के गांव से महज 1 किलोमीटर दूर एक फिरोजपुर गांव हुआ करता, जहां पर पंडित रघुनाथ जी रहा करते थे। पंडित रघुनाथ जी उस समय के बहुत ही मशहूर और सुप्रसिद्ध गायक भी थे और कवि भी थे। मास्टर क्रमपाल शर्मा जी जो हमारे देश के बहुत ही पुराने रागणी गायकों में से एक है और ऐसे गायक है जो हर साज पे गाने के लिए जाने जाते हैं। हमारे जब जन्म भी नहीं हुआ था, जब से ये गा रहे हैं, बचपन में हमने इनकी बहुत सारी गीत सुने हैं। तो आज गुरुजी से मिलना हुआ, तो अब बाकी बातें जो है वे गुरुजी से ही जानेंगे। तो गुरुजी, आपका जो गाने का क्षेत्र है उसमें आने का किस तरह से संयोग हुआ था? देखिए, तो जन्मजात गुण होते हैं आदमी के अंदर। कोई बच्चा खेल की तरफ चला जाता है, कोई पढ़ाई में चला जाता है, कोई संगीत में चला जाता है। तो ये मेरे कोई पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे जो मैं संगीत की तरफ खींचा चला है। और जब हम 5वीं क्लास में थे, चौथी या 5वीं क्लास में, तो हमारे यहाँ एक पंडित रघुनाथ हुए हैं। वो बड़े मशहूर हुए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उनके बाद में जो नाम होंगे उनमें एक पंडित रघुनाथ जी का है। तो उस समय वे बहुत रागनियाँ गाते थे और किताब लिखते थे। तो चौथी 5वीं क्लास में से ही हम उनकी किताब खरीदते थे। उनके घर पे से ही मिलती थी वो किताब। 4 आने की एक मिलती थी उस समय पर। तो हम किताब खरीद के और जैसे जैसे वे गाते रहते थे वैसे फिर हमने गाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से फिर ये लोग कहने लगे, भाई आप तो अच्छा गा रहे हो, आप हमें सुनाओ। तो आगे कला बढ़ती चली। आपकी हाँ जी, मैंने एक रघुनाथ जी की है वो रागणी जी आपका, इसमें वो आता है शब्द कि कह रघुनाथ डूब गई और जितने थे बलकारी। हाँ। ये रघुनाथ जी ने, देखिए, महाभारत के किस्से बहुत कवियों ने लिखे। और ये भी मान के चलो कि मैं कोई कवि ऐसा नहीं जिसकी आपने लगाई हो, जिसकी गाई ना हो, और अगर नहीं भी गाई होंगी तो पढ़े जरूर हैं। पढ़े हाँ, लेकिन ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसा महाभारत पंडित रघुनाथ ने लिखा है उनके लेवल का किसी का भी नहीं। हाँ, और उन्हीं में से वो रागनी है जो आप बता रहे। स्कूल से जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती, पढ़ने जाते थे बालक क्रमपाल शर्मा। तो जैसे ही छुट्टी हुआ करती, स्कूल का काम पूरा करते, याद करके गाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगा करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और यहीं से क्रमपाल शर्मा को जो संगीत का शौक था वो बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे रघुनाथ जी को देखते सुनते, जब भी उनका प्रोग्राम होता तो उसका गहरा असर बालक क्रमपाल के ऊपर पड़ता गया। क्रमपाल शर्मा जी के गांव के ही जयसिंह तेवतिया एक और गायक थे। वे हेड मास्टर भी रहे हैं और वे भी गाया भी करते और लिखा भी करते थे। तो धीरे धीरे जो बालक क्रमपाल था उस समय का, तो वो जयसिंह के पास में उसका आना जाना हो गया। तो जयसिंह तेवतिया जी जो थे उन्होंने उसको अपने साथ में एक सहयोगी के रूप में रख लिया। जब भी समय होता उनके पास में, तो जयसिंह तेवतिया जी बालक क्रमपाल को अपने साथ में ले जाया करते। यही से मास्टर जी जो क्रमपाल शर्मा जी हैं उनका शौक परवान चढ़ा और उन्हें गुरु के रूप में जयसिंह तेवतिया मिल गए।
जयसिंह तेवतिया अपने पास में क्रमपाल शर्मा को रखते तो क्रमपाल शर्मा उनसे लगातार सीखता गया। हालांकि वे उनको अपना बतौर सहयोगी रखा करते। धीरे धीरे क्रमपाल शर्मा उनकी बैंजो बजाने लगा। बैंजो बजाना बखूबी क्रमपाल शर्मा पर आ गया और अब तो ऐसा समय आ गया धीरे धीरे कि जयसिंह तेवतिया के जहां भी प्रोग्राम हुआ करते वहां पर क्रमपाल शर्मा उनकी बैंजो बजाया करता। हालांकि यह सब बातें जो क्रमपाल शर्मा जी के पिताजी थे उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो क्रमपाल शर्मा जी के पिताजी जो थे वे फौज में सूबेदार रहे और सूबेदार के बाद में वे रिटायर हो करके एक स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी रहे। तो उन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। ये चीजें अच्छी न लगने की वजह से वे क्रमपाल शर्मा पर रोक लगाते एक तरह से कि भाई ये काम अच्छा नहीं है, लिख पढ़ और आगे बढ़। हालांकि क्रमपाल शर्मा के जो परिवार के दूसरे लोग थे, वे चाचा थे, जैसा उनके ताऊ थे, बाबा थे, उनको बड़ा शौक था रावणियों का। वे अपने पास में दूसरे जो स्थानीय कलाकार हुआ करते उन्हें बुला भी लिया करते अपने मनोरंजन के लिए। केवल क्रमपाल शर्मा जी के पिताजी को शौक नहीं था। क्रमपाल शर्मा जी जैसे ही अपने घेर में सोया करते रात को अपनी भैंसों के पास में, तो उनके पिताजी रात को निगरानी पे भी कई बार आया करते कि भाई यहीं पर है या नहीं। और जब क्रमपाल शर्मा उन्हें वहां ना मिलते तो वे फिर सीधे जयसिंह तेवतिया जी के पास जाया करते घर पे कि भाई है कि यहीं पे। जब घर वाले कहते कि जी में तो नहीं है, प्रोग्राम में जा रही, तो वे जान जाते कि वो भी उन्हीं के साथ में गया हुआ है। तो ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रही और क्रमपाल शर्मा एक तरह से गायकी के क्षेत्र की गहराइयों में उतरता चला गया। पहले अपने गुरु जयसिंह तेवतिया की बैंजो बजाना, उनकी टेक उठवाना, फिर धीरे धीरे जो दो चस्पी रागणियां कभी गानी पड़ती जयसिंह तेवतिया जी को, तो वे क्रमपाल शर्मा जी को खड़ा कर लिया करते और उनके साथ में दो चस्पी रागणी गा दिया करते। धीरे धीरे और समय आगे बढ़ा तो कई बार वे सस्ताने के लिए भी स्वयं क्रमपाल शर्मा जी को कह दिया करते कि भाई अब एक रागणी या दो रागणी ये लड़का सुनाएगा। तो लोगों को क्रमपाल शर्मा की आवाज पसंद आने लगी और लोग लाइक करने लगे उन्हें। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि लोग स्वयं कहने लगे जयसिंह तेवतिया जी को कि गुरुजी आप इस लड़के की करवा दो रागणी एक दो। तो ऐसे ही लगातार बातें लगातार आगे बढ़ती गई और लेकिन क्रमपाल शर्मा जी के जो पिताजी थे उन्हें ये चीजें रास नहीं आ रही थी। एक बार तो उन्होंने क्रमपाल शर्मा की जो बैंजो थी वो उठा करके गांव में जो कोल्लू हुआ करते, तो कोल्लू का जो धुएं निकलने का वो धुंधाड़ा होया करे उसमें फेंक दी थी। तो एक बार फिर क्रमपाल शर्मा के पिताजी जो थे उन्होंने क्रमपाल शर्मा को कहा कि भाई मैं तुझे इसलिए रोकता हूं कि जो गायक लोग हैं वे ज्यादातर शराब पीते हैं और मुझे शराब पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं तू शराब न पीने लगे। तो क्रमपाल शर्मा ने अपने पिताजी को वचन दिया कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी भी जो शराब है उसका सेवन नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा नशे की किसी चीज को। तो उन्होंने कुछ इस बात में ढील दे दी कि चलो भाई जब तू ऐसी बात है तो ठीक है। इसके बाद में क्रमपाल शर्मा जी आकाशवाणी में गई। आकाशवाणी में जाकर के उनको वहां पे साल 1977 में मौका मिला रागणी गाने का। उन्होंने जो सबसे पहली रागणी गाई थी वो थी कि मेरे साथ रहनिया संग के साथ थी, दया मेरे पे फेर दियो, जिस रास्ते मेरी अर्थी आवे उस पे फूल बखेर दियो। और इसके अलावा भी उन्होंने 3 रागणी और गाई थी, मतलब ये 4 रागणी रिकॉर्ड हुई थी उनकी, जो रेडियो पे सबसे शुरुआत में उन्होंने गाई। सबसे पहली रागणी कौन सी थी जी और कौन से सन में रिकॉर्ड हुई आपके द्वारा गाई गई जो रिकॉर्ड हुई है?
सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मैं 1977 में अच्छा। आकाशवाणी दिल्ली में जो ये ग्राम संस्कार कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहली रागनी वही रिपोर्ट थी, मेरे साथ रहनिया संग के साथ। तो साल 1977 में मास्टर जी ने पहली रागनी गाई थी। हाँ, है जी? हाँ। जब रेडियो पे मास्टर जी के पिता ने उनकी यह रागनी सुनी तो उसके बाद में उन्होंने उनको रोकना और डांटना बंद कर दिया। यहीं से मास्टर क्रमपाल शर्मा की गायकी के एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। हालांकि मैंने मास्टर जी की जो सबसे पहली रागनी सुनी थी, मुझे वो आज भी याद है। ये बात है साल 1988 के आसपास की। तो एक आदमी है हमारे गांव का, उसी ने मुझे एक कैसेट दी थी। वो मास्टर जी की गाई हुई थी, करमपाल शर्मा जी की सोनोटोन की कैसेट थी और बड़ी मजबूत उसकी बॉडी थी और उस पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था गायक करमपाल शर्मा, निरोजपुरिया कोष्ट में, और आगे लिखा हुआ था वह साथी। वो गऊ हरण के किस्से की कैसेट थी और उसमें जो रागनी थी सबसे पहली वो थी के रोके पाड़ी न्यू बोले यहां एक दुर्योधन आया, हमें पीट के गऊ खोसली चीस रही मारी काया। ये रागनी जो थी यह मैंने सबसे पहली बार जीवन में सुनी थी मास्टर जी की आवाज में, और उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। जब बहुत अच्छी लगी तो उस कैसेट पर कवर नहीं था, तो मैं सोचता कि भाई ये जिसकी आवाज है वो देखने में पता नहीं किस तरह का आदमी होगा। फिर कुछ समय बीता, उसके बाद में मैंने फिर एक कैसेट देखी और उस पर मास्टर जी का फोटो लगा हुआ था, और फोटो जब देखा तो पता चला कि भाई ये आवाज तो जो हमने सुनी थी वो इस व्यक्ति की है, ये शख्सियत है वो। तो फिर हमने बहुत इसकी मास्टर जी की गीत सुने और अक्सर करके जाया करते कैसेटों की दुकान पे कि भाई हम उन्हें कहते दुकानदारों को कि भाई हमें तो ये उनकी आवाज में चाहिए। तो वे या तो होती तो वे दे दिया करते, यदि नहीं होती तो वो लिख लिया करते कि ठीक है भाई हम ला के दे देंगे, और अनेक बार ऐसे भी तो वे फिर मंगा करके दिया करते। तो इस तरह से हमें मास्टर जी की आवाज जो थी वो बहुत ही अच्छी लगने लगी।